हाय फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त ज़हीर ख़ान। और आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा 10th क्लास का सोशल स्टडीज़ का 12th चैप्टर जिसका नाम है वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड वार्स। ठीक है, तो हम इसके अंदर जानेंगे कि वर्ल्ड वार के दौरान, ठीक है, दुनिया किस तरह दिखाई देती थी, किस तरह हुआ करती थी, उसका कल्चर क्या था, लाइफ स्टाइल क्या था, इसके बारे में जानेंगे। ख़ासकर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह हुआ करती थी वर्ल्ड वार के दौरान, हमारे हिस्टोरियन इरिक हॉब्सबॉम के द्वारा। तो इनके अनुसार अगर हम देखेंगे ठीक है, तो यूरोप उस टाइम पे 20th सेंचुरी की ये बात है, उस टाइम पे द एज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट के नाम से भी जाने जाता है उस दौर को। एक्सट्रीमिस्ट यानी हद से ज़्यादा गुजर जाना, हद से ज़्यादा आगे बढ़ना किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा है? फासिज़म की बात कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर के जो लोग थे, कुछ कंट्रीज़ थे वहाँ पर जिनकी आइडियोलॉजी, ठीक है, फासिज़म के ऊपर बेस थी। यानी फासिज़म की अगर हम लोग बात करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि जालिम हुकूमत, ठीक है, जो लोग थे जालिम अंदाज में हुकूमत कर रहे थे, और लोगों को भी, जो मुल्क के लोग थे, नागरिक, उनको भी जालिम बना रहे थे, ताकि वो जालिम बनकर फिर दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा कर सके। ठीक है, जालिम जो हुकूमत थी, लोगों के आवाम को भी, वो उस मुल्क के आवाम को भी जालिम बना रही थी, ताकि वो जालिम लोग जाके फिर दूसरे मुल्क पे कब्ज़ा करे। ठीक है, ये फासिज़म का मतलब था। और कुछ कंट्रीज़ थे वहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो, जिनके अंदर डेमोक्रेसी थी, वैसे ही जैसे हम हमारे मुल्क में, इंडिया में देखते हैं, जो कि गवर्नमेंट जो है ना, या फिर जो लीडर होता है वो आवाम चुनती है, यानी हम लोग चुनते हैं हमारा लीडर। तो कुछ कंट्रीज़ थे यूरोपियन जहाँ वहाँ पर डेमोक्रेसी भी थी। ठीक है, तो यही कारण बना, ठीक है, वर्ल्ड वार की। और भी जानते हैं हम लोग और क्या क्या चीज़ें थी उस यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर। तो लिटरेसी अगर हम बात करेंगे, पढ़े लिखे लोग, पढ़ा, एजुकेशन ग्रोथ कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर पढ़े लिखे थे। इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी डेवलप हो चुकी थी, और आर्ट मूवीज़ में भी वो लोग काफ़ी एडवांस हो चुके थे। और जिसके चलते न्यू मेडिकल डिस्कवरी के तहत वहाँ पर ऐसा हुआ कि ठीक है, कम लोग मर रहे थे बीमारी से, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ, ठीक है, निकल चुकी थी, मेडिसिन निकल चुकी थी। और हम लोग जानेंगे वहाँ पर कि उस टाइम पे यूरोप में, यानी अगर से हम लोग बात करेंगे दुनिया के अंदर, ठीक है, जैसे हम लोग आज देखते हैं कि आज हमारे पास दो सुपर पावर है। देखिए, यूएसएसआर है और यूएसए है। ठीक है, यूएसएसआर का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, रशिया कहते हैं जिसको हम लोग, और दूसरी तरफ है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आज भी ये दो सुपर पावर है। तो उस टाइम भी ये सुपर पावर होती है, थे वो लोग भी उस टाइम पे। तो अगर हम लोग बात करेंगे यूएसएसआर की गवर्नमेंट की, कि किस तरीके से रशिया के अंदर रूल करती है गवर्नमेंट, क्या होता है इस यूएसएसआर के अंदर, बोल तो उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, वहाँ पर की जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है, जो निज़ाम होता है, उनका जो रूलिंग होती है वो सोशलिस्ट अंदाज में होती है। सोशलिस्ट अंदाज के अंदर का मतलब ये होता है कि जो भी कमाई होती है उस मुल्क की, जो भी इनकम होती है, ठीक है, जो भी राशि होती है, जो भी चाहे वो इंडस्ट्रीज से हो, बैंक से हो, या कॉलेज से हो, या स्कूल से हो, जो भी कमाई होती है वो सारी आमदनी जो है ना गवर्नमेंट के कुछ आती है। गवर्नमेंट वो सारे पैसे गवर्नमेंट अपने पास ले लेते हैं। वो सारी पब्लिक जो भी वहाँ पर कमाती है बिज़नेस के थ्रू, वो गवर्नमेंट को देना पड़ती है। बाद में गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनको सैलरी के रूप में वो पैसे अपने हिसाब से, उनके गवर्नमेंट के हिसाब से उनको पे करती है। ठीक है, ये होता है सोशलिस्ट कंट्री के अंदर। अगर हम लोग बात करेंगे हमारी यूएसए की, अगर हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग फॉलो करते हैं डेमोक्रेसी, जिसके अंदर हम खुद अपना नेता चुनते हैं, तो वो होती है लिबरल। मतलब ये होता है कि हम जो भी कमाई करते हैं, चाहे वो हम फैक्ट्री से कमाते हो, या चाहे स्कूल से, चाहे कॉलेज से, चाहे हमारे हॉस्पिटल से, जो भी हम लोग यहाँ पर बिज़नेस करते हैं, तो हमें ये पूरा पूरा अधिकार दिया गया है हमारे
कंट्री से, हमारे संविधान से, कि हम सारा कमाई, सारी राशि, सारी आमदनी हमारे पास खुद रख सकते हैं, हमारे पैसे, ठीक है। हमको कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि गवर्नमेंट आके हमारे पास से पैसा लेके जाते। हमको छूट है यहाँ पर, हम जितना चाहे उतना प्रॉपर्टी बना सकते हैं, जितना चाहे उतना पैसा हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है हमारा सोशलिस्ट कंट्री के अंदर और डेमोक्रेटिक के अंदर, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, जो 1914 से 1918 तक हुई। 4 साल हुई ये लड़ाई इन दोनों ग्रुपों के बीच में, ट्रिपल अलाइंसेस, जिसमें जर्मनी लीड कर रहे थे, जिसके सहयोगी थे ऑस्ट्रिया, हंगरी। तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को यहाँ पर, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट नहीं है, ये ऑस्ट्रिया कंट्री है, ठीक है, यूरोप की। और हंगरी, जब ऑस्ट्रिया हंगरी ये एक कंट्री हुआ करती थी, ठीक है। ये 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं। और ठीक है, और उनके साथ थी इटाली, ठीक है। ये एक ग्रुप था जिसका नाम था ट्रिपल अलाइंसेस, और दूसरा ग्रुप था ट्रिपल इंटिनिटी, ठीक है, जिसको लीड कर रहे थे ब्रिटेन, और जिसके सहयोगी थे फ्रांस और रशिया, ठीक है। इन दोनों के ग्रुप में लड़ाई हुई, ठीक है। वजह कारण जो है हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, और फिर इसको वर्ल्ड वार कहा जाता है इस वास्ते क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी मुल्क शामिल थे। जैसा हम लोग बात करेंगे, चाइना और जापान ईस्ट से शामिल हुए थे लड़ाई के अंदर, और वेस्ट से यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये सब जॉइन हुए थे, इसी की वजह से उसको वर्ल्ड वार कहा जाता है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वार ख़त्म हुई 1918 को जर्मनी की हार से। ये ब्रिटेन और फ्रांस मिलके जर्मनी को हरा दिए। क्या क्या कारण थे, क्या क्या वजह थे, क्यों लड़ाई हुई थी, ठीक है, ये सब हम लोग विस्तार से बात करेंगे हमारे अगले स्लाइड के अंदर। तो हम बात कर रहे थे क्या 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 ऐसे कारण हैं, क्या क्या ऐसे वजह है, ठीक है, जिससे कि ये वर्ल्ड वार हुई थी। तो कॉजेज़ ऑफ द वर्ल्ड वार में हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो रीज़न था जिससे कि ये वर्ल्ड वार हुई, तो वो था एग्रेसिव नेशनलिज़म, ठीक है, एग्रेसिव नेशनलिज़म, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि एग्रेसिव का मतलब क्या है, डोमिनेटिंग, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर यूरोप में 2 किस्म के कंट्रीज़ थे, एक तो डेमोक्रेटिक थे, दूसरे जो थे वो फासिस्ट थे, ठीक है। जो फासिस्ट कंट्रीज़ थे, जिसके अंदर फासिज़म आता, नाज़िज़म आता, ठीक है। जो फासिज़म थी वो इटली ने अपनाई थी, जो नाज़िज़म था वो जर्मनी ने अपनाया था। इसकी एक अलहदा टॉपिक है, हम लोग उसका तज़किरा ज़िक्र बाद में करेंगे, ठीक है। मैं फ़िलहाल समझा दूँ एग्रेसिव नेशनलिज़म में होता क्या था, ठीक है। लोग जो है ना, यहाँ पर लोगों के अंदर नफ़रत भरी जाती थी, लोग जो है ना जालिम तरीके से हुकूमत करते थे। जैसा हमारे पास देखते हैं हम इंडिया में, हमारे पास प्यार मोहब्बत से, भाईचारगी से, ठीक है, सबसे बात करते हैं हम देशवासियों से, या आपस में हम लोग मोहब्बत से रहते, ठीक है। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं रहते हैं यहाँ पर, ये एग्रेसिव नेशंस में, ख़ासतौर पे हम लोग बात करेंगे इटली के अंदर और जर्मनी के अंदर। ये लोगों को, ठीक है, जुल्म करना, दहशतगर्दी, लोगों के ऊपर जालिमाना कार्रवाई करना, जालिम तरीके से जीना, ठीक है, क़त्ल गारतगिरी, दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर कब्ज़ा करना, दूसरे लोगों की कंट्रीज़ के ऊपर परेशान करना। हमारा काम है पड़ोसी की खुश रखना, पड़ोसी के साथ अच्छा रहना, लेकिन हाँ, ये लोग पड़ोस मुल्कों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। इनका सोचना ये था कि यही सुपीरियर है, यही अच्छी कौम है, ये अच्छी नस्ल है, इनसे अच्छा कोई नहीं, ये लोग स्पेशल है, इनके 2 सिंग हैं, ठीक है। ये लोग बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये लोग सोचते थे कि ये लोग बहुत अच्छे हैं सबसे, ठीक है, और सारे जो दुनिया के लोग हैं वो ख़राब है, ये लोग सबसे सुपीरियर है, ये लोग हुकूमत करने आए थे। तो यही वजह थी कि इनके जो जालिमाना व्यवहार था, जो ख़राब व्यवहार था, लोगों को मारने का, पीटने का, उनके ऊपर हुक्म करने का, दादागिरी करने का, ठीक है। तो वही चीज़ थी जो है ना, जो सारे देश जो था उनका, उनके नागरिकों के अंदर भी वो चीज़ भर दिए थे लोग। यानी जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल उगेंगी, जैसा रूम वैसे फरिश्ते, ठीक है। तो क्योंकि ये लोग जालिम थे, ये लोग दहशतगर्दी करते थे, वहाँ पर की आवाम को भी वैसी सिखा दहशतगर्दी करना, और उससे जो है ना दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर हुकूमत करके उनको हथियाना, इस तरीके की जो है ना वो दादागिरी अपनाए थे। तो ये कारण बनी वर्ल्ड वार का, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है,
बहुत सिंपल है, इजी है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये फिर भी कुछ आपको डाउट है तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देना, मैं उसको इम्प्रूव कर दूँगा, कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने के लिए। बिल्कुल सिंपल से टॉपिक मैं आपको बिल्कुल सिंपल अंदाज में बता रहा हूँ, ठीक है। एग्रेसिव नेशनलिज्म यानी एक दादागिरी के तहत, ठीक है, लोगों के ऊपर दादागिरी, जुल्म करके लोगों के ऊपर जबरान तरीके से लोगों की जायदाद हड़पना, लोगों के मुल्क दूसरे मुल्क को हड़पना, ठीक है, इस दौर ज़बरदस्ती को बोलेंगे हम एग्रेसिव, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारा इम्पीरियलिज़म, ठीक है। इम्पीरियलिज़म भी बना, ये दूसरी वजह है, दूसरा कारण है वर्ल्ड वार की। इम्पीरियलिज़म के तहत होता ये था कि जैसा मैंने बात की यहाँ पर कि हमारे दो ग्रुप थे, ठीक है। एक तो जर्मन था जिसके जो सहयोगी थे ऑस्ट्रिया और इटली थी, दूसरा हमारा ग्रुप था ब्रिटेन और जिसके सहयोगी थे फ्रांस रशिया। तो ठीक है, ये जर्मनी और ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रेस लगी थी कि इस दुनिया के ऊपर कौन राज करेगा, इस दुनिया के ऊपर कौन कब्ज़ा करेगा, ठीक है, सुप्रीम पावर को लेके। ऑलरेडी ब्रिटेन का पावर था, उसका कब्ज़ा था यूरोप कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में और अफ्रीका में, बहुत सारे जगह पर इसका कंट्रोल था। ये लोग क्या करते थे, कोई भी देश को जाके वहाँ पर के रॉ मटेरियल होते थे उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेते थे। जैसा मैंने कहा था कि यूरोप जो कंट्री थी वो इंडस्ट्रीज़ में बहुत एडवांस हो चुकी थी, ठीक है, उनके पास बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ थे, कपड़ा बनाने के सारे सारे इंडस्ट्रीज़ थे, लेकिन उनके पास रॉ मटेरियल नहीं था, ठीक है, रॉ मटेरियल यानी सामान, ठीक है। तो जैसा इंडिया के पास आए थे, इंडिया के पास जो है ना, हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, हमारे पास राइस, वीट वगैरह जो चीज़ें तो होती हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वो, या फिर कॉटन की बात करेंगे, फिर हमारे मिनरल्स होते हैं, तो ये सारे सारे रिसोर्सेज के ऊपर जो है ना वो लोग आके कब्ज़ा कर लिए, ठीक है। पहले तो आए थे वो लोग ख़रीदने के बहाने, ठीक है, बाबूजी के सामान ख़रीदने के बहाने आए थे, लेकिन बाद में बाबूजी की दुकान को ही वो लोग हड़प लिए, ठीक है। तो ये सारा रॉ मटेरियल ले जाके वो अपनी फैक्ट्रीज़ में जो यूरोप में थे वहाँ पर लेके जाके बनाते थे, ठीक है, जो ब्रिटेन का कंट्रोल था। तो जर्मनी उसको चुनौती दे रहा था, जर्मनी भी वही चीज़ फॉलो कर रहा था जो ब्रिटेन ने की थी। उसका भी कोशिश थी कि सारी दुनिया पे वो भी कब्ज़ा करे, वो भी राज करे, वो भी शासक करे, और ब्रिटेन को कड़ी टक्कर दे रहा था वो, और उसको हराने की कोशिश कर रहा था। तो और ये तो एक वजह थी, ठीक है, कि वहाँ पर मुल्कों पे कब्ज़ा था, वहाँ पर के सामान लाने के लिए और यूरोप में फिर उसको बनाने के लिए, फिर उसके बाद में उसको ला के मार्केट के अंदर बेचने के लिए भी लड़ाई हो रही थी कि कौन से रीजन पे कौन कब्ज़ा करेगा, कौन सामान बेचेगा, वो जो फैक्ट्री में जो सामान तैयार कर रहे थे वो लोग। तो ये सब सारी चीज़ें हुई इंपीरियलिज्म के अंदर, द हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। बस इतना ही है इस इंपीरियलिज्म के अंदर कि जो थे यूरोपियन कंट्री, खासकर ब्रिटेन और जर्मनी, ये दुनिया के, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स पे, चाहे हम लोग एशिया की बात करेंगे, अफ्रीका के, वहाँ पर जो भी पैदावार होती थी, जो भी रॉ मटेरियल होते हैं वहाँ उस देश के अंदर, उसके ऊपर वो कब्ज़ा कर रहे थे, फिर अपने वो इंडस्ट्रीज़ में ले जाके उसको बना रहे थे, फिर बाद में बेचने के लिए आपस में लड़ रहे थे जर्मनी और ब्रिटेन, ठीक है, कब्ज़े को लेके कि कौन दुनिया में कब्ज़ा करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा इंपीरियलिज्म। उसके बाद में तीसरी वजह, अहम वजह है इस जंग की, वो है सीक्रेट अलायंसेस, ठीक है। तो इन लोगों ने, क्योंकि आपस में उनका बहुत कंपटीशन था और बहुत हद से ज़्यादा कंपटीशन था, ठीक है, तो किसी भी हद में वो लोग जो है ना पार कर दे रहे थे इस दुनिया को कब्ज़ा करने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए इस रेस के अंदर। तो इसके चलते उन्होंने ग्रुप बना लिया। जर्मनी ने, जैसा मैंने कहा था, उसका सहयोगी थे ऑस्ट्रिया और इटली, दो कंट्रीज़, और ब्रिटेन के साथ थे फ्रांस, रशिया। ये इन्होंने आपस में एक जोड़ी बना ली, ठीक है। हुआ ये था कि जर्मनी ने जो है ना क्या किया था, फ्रांस के जो हिस्से होते हैं वहाँ पर का, जर्मनी का उस टाइम पे जो वाइस चांसलर था बिस्मार्क, उसने क्या किया था, उसने बहुत सारे फ्रांस के हिस्सों पे कब्ज़ा कर लिया था, और वो चाह रहा था कि अखंड जर्मन बना, एक यूनाइटेड जर्मन बना, ठीक है, सारे जो दूसरे राज्य थे उसके अंदर के बर्खास्त करके वो एक अखंड जो है ना यूनाइटेड जर्मन बनाना चाह रहे थे, ठीक है। तो फ्रांस को ख़तरा, और फ्रांस को आइसोलेट भी कर रहे थे उस रीजन के अंदर, वो चाह रहे थे कि फ्रांस को पूरी तरीके से कब्जा ही कर ले, ठीक है। तो फ्रांस ने क्या करा, जाके ब्रिटेन से हाथ मिला लिया, और ब्रिटेन और फ्रांस की और रशिया का गठबंधन जोड़ी बन गई इस तरीके से, और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ठीक है। ये हुआ सीक्रेट अलायंसेस में। और ये सीक्रेट अलायंसेस, ठीक है, ये जो तिगड़ी है, ठीक है, ख़तरनाक, ये भी बनी पहले वर्ल्ड वार का कारण, ठीक है। उसके बाद है चौथा, मिलिट्रिज़म, ठीक है। तो मिलिट्रिज़म के अंदर हुआ ये था कि हमारे इंटरनेशनल जो कानून होते हैं वो एक लिमिटेशन देते कि आप जो है ना
इतनी क्वांटिटी में हथियार बना सकते हैं, ठीक है, उसको उतना हथियार तैयार कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए। लेकिन वो क्या कर रहे थे ये मुल्क वाले, उस कानून को खिलाफ वर्जी करके, ठीक है, उसके क़वानीन के धज्जे उड़ा दिए थे। लोग क्या कर रहे थे बोले तो, जो उनको लिमिटेशन दिए थे, कितनी लिमिटेशन दिए थे उन लोगों को, ठीक है, 132 यूरोपियन, ठीक है, मिलियन डॉलर की जो है ना, उन लोग को बोले थे कि आप इतना पैसे का हथियार बना सकते, बोल के एक कंट्री को उतना लिमिटेशन दिए थे। कितना? 132 यूरोपियन मिलियन डॉलर का। लेकिन ये लोग क्या करें, उसकी खिलाफ वर्जी कर दिए इंटरनेशनल क़ानून की, करके उसको 3 टाइम ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी 132 कर दिए लोग, 397 यूरोपियन मिलियन डॉलर का हथियार तैयार करें इतने बड़े पैमाने पे। काफ़ी है दुनिया को जलाने के लिए, भयंकर हथियार। तो वो हथियार तैयार किए, उसकी नीति ये थी उन लोगों की, उसके हथियार के पीछे 3 कारण थे, ठीक है। पहला कारण ये था उतने बड़े पैमाने पे हथियार बनाने का, वो थी मैसिव मिलिट्री, यानी बहुत बड़ी साइज़ में मिलिट्री बनाने का। यानी आगे वालों को मिलिट्री का साइज़ देखकर ही वो भाग जाए कि क्या इतनी बड़ी क्वांटिटी में है। होता ना साइकोलॉजिकल, देखने में अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी में फ़ौज दिखी तो लोग तो ज़ाहिर है हैबत खाएंगे, ठीक है। और दूसरी वजह थी यहाँ पर हथियार। अगर बहुत बड़ी मिलिट्री है, अगर उसके पास हथियार ना हो तो फिर वो बेकार है, ठीक है। तो फिर क्या करें, उसके बाद में हथियार उनको पहुँचाना, हथियार बनाना, ठीक है, हथियार उनको हथियार पहुंचाना। फिर तीसरा है यहाँ पर कि वो हथियार आएंगे कहाँ से, तो वो उसकी भी वो लोगों ने हथियारों की फैक्ट्री बनाई। तो ये 3 चीज़ें थी, ठीक है, जो उन्होंने फॉलो की मिलिट्रिज्म के अंदर, ठीक है। और ये भी बहुत बड़ा कारण बना जंग का। उसके बाद में हमारा 5वां कारण है बाल्कन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो बाल्कन पॉलिटिक्स भी, ये जो रीजन है, ये भी बना फर्स्ट वर्ल्ड वार की। तो हुआ ये था कि बाल्कन रीजन के अंदर उस ओटोमैन सल्तनत, ओटोमैन बादशाहत हुआ करती थी वहाँ पर, ठीक है, उस्मानिया डायनेस्टी हुआ करती थी। तो उसके डाउनफॉल के बाद, ठीक है, ये रीजन के अंदर कौन करेगा कंट्रोल बोलकर आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, रशिया के और टर्की के। किसको लेके? उस रीजन के अंदर ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, 2 जो रिवर्स है, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उन रीजन के कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर टर्की और रशिया की भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, लड़ाई हो रही थी। और ये भी वजह बना फर्स्ट वर्ल्ड वार की। आगे हम लोग बात करेंगे और सारे कॉजेज़ की कुछ लम्हों के बाद।